आज हमको बात करना है जिस टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीन्स अगर हम इसकी बात करें बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड में हर साल या हर दूसरे साल इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन या तो 2 नंबर में होता है या तो 3 नंबर में होता है। मीन्स अगर हम इस टॉपिक को तैयार कर लिए तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। और इसमें बहुत कोई टिपिकल बातें नहीं है, बस ये है कि आप जानते रहें इसको, ठीक ना। तो इस सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो कौन है, जो कि हम आज करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ मीन्स इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे चेक करते हैं। जैसे हम लोग पिछले हेडिंग में बात किए थे कि किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर किस बात पर डिपेंड करता है। तो आज हमें किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे चेक करनी है या किन बातों पर डिपेंड करता है, यही सारी बातें करनी है हमको, ठीक ना। तो बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक ना। तो चलिए, तो हम बात करेंगे किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबको मालूम है कि जो एक्वेटिक मीडियम होता है या जो तालाब है, नदियां हैं, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ये बात मालूम है कि नहीं। मतलब लिक्विड में या सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में एयर भी डिजॉल्व होती है या गैस भी डिजॉल्व होती है, ठीक ना। और उसी, अगर हम बात करें तालाब की या नदी की या समुद्र की, तो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है और उसी ऑक्सीजन के वजह से जो उस एक्वेटिक मीडियम में एनिमल्स हैं, मतलब कुछ पानी में जो एनिमल है वो जिंदा रहते हैं। जैसे तालाब की बात किया तो उसमें मछलियाँ होती हैं और छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो कि उसमें सर्वाइव करते हैं, मात्र उसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के वजह से, ठीक ना। तो गैस सॉल्युबल होता है लिक्विड के अंदर, ये तो बात क्लियर हो गई। अब किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई गैस डिजॉल्व है तो वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं जो कि वर्क करते हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर, ठीक ना। क्या क्या, तो किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। एक तो डिपेंड करता है प्रेशर पे और एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक ना। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब ये किस तरह से ये दोनों फैक्टर वर्क करते हैं तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अब एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे हम चेक करेंगे, इस बात को उन्होंने बताया था। और इसी को हम बोल देते हैं हेनरीज लॉ। क्या चीज़, हेनरीज लॉ। मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं कि कोई भी गैस कैसे सॉल्युबल होता है लिक्विड के अंदर। ये बात हमको मालूम है कि किसी लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व होता है, लेकिन डिजॉल्व होने का रीजन क्या होता है, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये लिक्विड है और इस, अगर हम इसे ओपन कंटेनर ले लेते हैं, मतलब कोई ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर कोई कैप नहीं लगा है, कोई ढक्कन नहीं लगा है, तो बाहर इन्वायरमेंट में जो एयर्स हैं वो ऐसे होंगी इसके ऊपर। और यहाँ पे हमारा ये लिक्विड का सरफेस है जिसमें मान लेते हैं वाटर भरा है इसके नीचे, ठीक है। और ये लिक्विड सरफेस है। तो ये जो गैसेस हैं, सबको मालूम होती है गैसेस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर के वजह से गैसेस, अगर हम किसी क्लोज कंटेनर की बात करते हैं तो वो वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक ना। और यही गैस इस लिक्विड सरफेस पे भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक ना। और इसी प्रेशर के वजह से बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल इस वाटर के अंदर
डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। इस वाटर के अंदर डिजॉल्व होने का रीजन क्या है? इन गैसेस का प्रेशर, ठीक ना। इन गैसेस का जो प्रेशर है जो कि इस वाटर के ऊपर लग रहा होगा, इसी की वजह से ये गैसेस के मॉलिक्यूल इस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन डिजॉल्व होने के साथ साथ एक काम ये भी होता है कि इस लिक्विड के अंदर जो गैसेस डिजॉल्व हैं वे यहाँ से निकलती भी रहती हैं, मतलब ये यहाँ से इस सरफेस से बाहर भी निकलती रहती हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जनरली हम मान लेते हैं या अगर हम देखें किसी लिक्विड सरफेस को तो जनरली वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अब ये होता क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ जितने मॉलिक्यूल इस एयर से इस वाटर के अंदर आके डिजॉल्व होते हैं उतने ही गैस के मॉलिक्यूल इस वाटर से बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक ना। मतलब जितने मॉलिक्यूल आके घुले इसमें उतने ही मॉलिक्यूल इस लिक्विड को छोड़ के बाहर भी निकले। तो ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मतलब जितने मॉलिक्यूल अंदर आए उतने ही मॉलिक्यूल बाहर गए, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको इस लिक्विड के अंदर किसी गैस के मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करना है, मतलब अगर हम इस टाइम की बात करें तो हो सकता है कि इस लिक्विड के अंदर 5 गैस के मॉलिक्यूल हों, ठीक ना। ऐसे मान लेते हैं कि 5 मॉलिक्यूल इसके अंदर है, 5 मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं। तो ये 5 मॉलिक्यूल ही हमेशा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ऊपर से कुछ मॉलिक्यूल आ तो रहे हैं लेकिन जैसे ही ऊपर से कोई 2 मॉलिक्यूल आया तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है। अगर 3 मॉलिक्यूल नीचे आया तो 3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमेशा इस लिक्विड के अंदर ये 5 गैस के मॉलिक्यूल ही फिक्स रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 5 मॉलिक्यूल ना हो, 10 गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाएं। तो हमें क्या करना होगा? जो इस गैस के ऊपर ये प्रेशर लग रहा है, क्या हम अगर ये प्रेशर बढ़ा दें तो गैस के मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा नहीं घुलेंगे? बिल्कुल घुलेंगे। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि इस गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो। क्लियर है? मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी एक तरह से कहा जाए तो प्रेशर पर डिपेंड करता है। यही बात हेनरी ने बताया था। हेनरी ने कहा था कि किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान सुनना है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी गैस उतनी ज़्यादा ही सॉल्युबल होगी जितना ज़्यादा इस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। ये जो गैसेस हैं इसके ऊपर, इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ये गैस के मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा इसमें घुलेंगे। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? तो ये हमने बताया होगा, गैसेस स्टेट जब चैप्टर 11 पढ़ाया गया होगा तो वहाँ बताया गया होगा कि अगर किसी कमरे में 10 गैसें हैं तो 10 गैसेस के वजह से वाल पर प्रेशर लगता है, लेकिन उन 10 गैसेस में से किसी एक गैस का प्रेशर अगर हम चेक करें तो सिंगल गैस का जो प्रेशर आएगा उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आया? मतलब किसी सिंगल गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसी को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब यहाँ देखना है, अगर ये कंटेनर है और ये ओपन एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और भी गैसेस हैं। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर गैस की बात करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इसके अंदर उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व होगा जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर पर डिपेंड करेगा इस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी,
ठीक ना। मतलब अगर किसी पार्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उसी गैस के प्रेशर पर, मतलब उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक ना। तो किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस उतनी ही ज़्यादा डिजॉल्व होगी जितना ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर है। तो ये एक बात बताया था। इसके आगे उन्होंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया था। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये बात नहीं बोला तो सारी के सारे लाइनें कचरा हो जाएंगी, ठीक ना। तो ये हमेशा बोलना है। हेनरी ने ये बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, ये जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो डिपेंड करता है उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर, ठीक ना। जितना ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर हम बढ़ाएंगे ये गैस उतनी ज़्यादा इसके अंदर सॉल्युबल होगा। बस इसका टेम्परेचर फिक्स रखना होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हमें फिक्स रखना होगा। क्लियर है। फिर हेनरी ने एक चीज़ और बताया कि अच्छा, एक बात तुम खुद ही बता दो, ये कोई हेनरी की बताने वाली बात नहीं है, हम लोग अपने आप सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है तो हम कहते हैं कि हेनरी ने बताया था। अगर हम ये कहें कि इस गैस का पार्शियल प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इसमें बढ़ेगी, मतलब इस वाटर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल इसमें होंगे इस वाटर के अंदर, इस गैस के मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। कुछ समझ में आया? मतलब अब ये क्या हुआ, अगर हम वाटर की बात करें, पहले इस वाटर में 5 मॉलिक्यूल थे, लेकिन अगर हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो अब इसके अंदर 10 गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं। मीन्स क्या गैस के मॉलिक्यूल की संख्या इसमें बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। तो अगर हम बात करेंगे कि इस वाटर के अंदर इस गैस के मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। क्यों? तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा इसमें गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी गैस के मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर या इस टोटल वाटर के सॉल्वेंट के अंदर गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये क्लियर नहीं ना हुआ हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लेना है, ठीक ना। कुल मिलाकर बात यह है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा सॉल्युबल, और जितना ज़्यादा सॉल्युबल उतना ज़्यादा इसका मोल फ्रैक्शन होगा इस सॉल्वेंट में, ठीक ना। तो एक रूल और आया कि जो हमारे पास इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पर। इस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा इस गैस के मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा इसमें घुलेंगे, और जितने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल घुलेंगे मतलब इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब इनका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। हमने मोल फ्रैक्शन बताया था क्या होता है, तो एक बार पीछे जाके वो भी देख लेना है, शायद वो 5th या 4th लेक्चर में है, ठीक ना। तो इसको बुक में कैसे दिखाया गया? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को दिखाया गया है P, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के मोल फ्रैक्शन के। और ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है? तो गैस का मोल फ्रैक्शन है इन सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं KH, और ये हो जाता है X।
तो ये है हेनरीज लॉ, ठीक है। और इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये शायद नीचे ना दिख रहा हो तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो इतनी बातें जल्दी से सब लोग नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया हो तो थोड़ा सा हम बात करेंगे एक ग्राफ के बारे में। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो कुछ ग्राफ इस तरह से आता है। ये है एक्सिस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर, एंड ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट या इन लिक्विड। तो किसी लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा जैसे जैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक ना। तो ये देख लेना है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा उस गैस की मोल फ्रैक्शन होगी किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग। आगे इसको हम मिटाते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे भी बताया गया है हेनरी कांस्टेंट के एच के बारे में, ठीक ना। अब ये के एच की बात करें थोड़ा सा, तो एक चीज़ देखी गई है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक ना। और हेनरी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। क्या बोला? अगर कहीं पर प्रेशर कांस्टेंट है, कोई लिक्विड है या कोई सॉल्वेंट है जहाँ का प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस सॉल्वेंट का या उस सॉल्यूशन का हेनरी कांस्टेंट बढ़ने लगता है। और हेनरी कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे घटती है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान रखना है। अब हम इससे इनडायरेक्टली देखें तो ये भी आता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो टेम्परेचर है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ठीक ना। इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं सब को देख करके ये थोड़ा सा तरीका निकाला गया है या एक रिलेशन निकाला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में भी और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन AIEEE का है, ठीक ना, जो कि पहले एग्जाम होता था। तो उसमें ये पूछा गया था कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ठंडे पानी में या कह सकते हैं कोल्ड वाटर में बहुत ही इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, बट जब हम उसे वार्म वाटर में रखते हैं, गर्म पानी में या थोड़ा सा गर्म पानी में रखते हैं, तो वो उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि अगर हम एक ठंडे पानी का कंटेनर लें, ठीक है, और एक गर्म पानी का कंटेनर लें, दोनों जगह पे वाटर ही भरा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ये वार्म है ना, गर्म है, और ये कोल्ड है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक ना। और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, मीन्स अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो जो भी यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है उसके लिए ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे ये खूब लंबी लंबी सांसें लेके जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पे तुरंत निपटने वाला चांसेस है, ठीक ना, तो कोई चाह के भी यहाँ नहीं जाना चाहेगा। तो यही रीज़न है कि किसी भी कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ज़्यादा फेवरेबली रहते हैं या उसमें ज़िंदा रह जाते हैं, जबकि वार्म वाटर में वो ज़्यादा अच्छे से
जिंदा नहीं रह सकते हैं या ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। तो ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हेनरी लॉ के बारे में। अब हम लोग बात करना है अप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। यहाँ से भी जब भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो हेनरी लॉ एंड अप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ जरूर पूछा जाता है। तो इसमें दो चार अप्लीकेशंस हैं, क्या क्या हैं तो देखेंगे हम लोग। एप्लीकेशन, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि ऐसे लिखा जा रहा है और ऐसे खड़ा रहा है, ठीक ना। तो खड़े रहने में और लिखने में दोनों तरफ दिक्कत हो रही है, आप लोग को दिखे इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक या जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक ना, उसमें देखा होगा कि बॉटल को बहुत ही टाइटली पैक रखा जाता है और ठंडे फ्रिज में रखा जाता है। क्यों? तो दो बातें हैं। जब हम बॉटल के अंदर ये मान लो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इसमें हमने क्या भर रखा है, कोल्ड ड्रिंक, माजा या स्प्राइट या जो तुम्हें पसंद हो वो भर देना, ठीक है। तो हम इसके अंदर CO2 गैस को डिजॉल्व कराते हैं, ठीक ना, इसके अंदर CO2 गैस को डिजॉल्व कराते हैं। और CO2 गैस को अगर हम इसमें ज़्यादा डिजॉल्व करना चाहते हैं, खूब ज़्यादा इसमें CO2 गैस भरना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि खूब ज़्यादा CO2 गैस इसमें भरी रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर खूब ज़्यादा रखना होगा। क्यों? अभी बताया गया है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती है, ठीक ना। तो इसमें हम प्रेशर बढ़ाने लगते हैं, खूब प्रेशर बढ़ा करके इसका जो बॉटल का है कैप है, इस पे खूब ज़्यादा प्रेशर लगता है। हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रखे हैं, मतलब इसमें 2 ATM या 2.5 ATM का प्रेशर होता है। तो खूब ज़्यादा प्रेशर हो गया जिसकी वजह से CO2 इसमें डिजॉल्व हो गया। और ये और अच्छे से डिजॉल्व रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ठंडा रख कर देते हैं, मतलब फ्रिज में रख देते हैं। और जब फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, तो गैस की सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक ना। तो कोल्ड ड्रिंक में या सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक ना, इसका हेनरी लॉ का यूज करके हम क्या करते हैं, CO2 को डिजॉल्व कराते हैं हाई प्रेशर पे, ठीक है। एक और हमारे पास एप्लीकेशन है जिसको कि जैसे पहले टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम पे, आज से 10 साल या 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, जो समुद्र में लोग जाते थे सी डाइवर्स, उनका काम होता है समुद्र में जाके अलग अलग चीज़ों को खोजना बिनना, ठीक ना। तो वो लोग जब जाते थे तो अपने पीठ पर क्या लग करते थे, ऑक्सीजन की सिलेंडर ले लेते थे। तो वो ऑक्सीजन की सिलेंडर लेते थे, अब मान लो एयर जनरली भर लेते थे, तो एयर में तुम्हें मालूम है ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और भी सारी गैसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन 78%, और ऑक्सीजन कितना है 21% है। तो इस सिलेंडर में मान लेते हैं ये वो सिलेंडर है जिसको लेके जाना है उनको, हमने एयर इसमें भर दिया, और जैसे ही भरेंगे तो इसमें O2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही ईजिली डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में, बहुत ही लो प्रेशर पे ही ये डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता है, हम लोग के ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है। और ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, तभी तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेकर घूमता रहता है और बॉडी को चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जो सी डाइवर्स होते हैं समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाते हैं बॉटम की तरफ, तो उनके बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एयर है उसका प्रेशर, और ये मान लेते हैं कि ये समुद्र है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से कूदा और यहाँ से ये पहुँचने लगा नीचे। जैसे जैसे नीचे जाएगा ये ऊपर की जो एटमॉस्फेयर थी इसका भी प्रेशर लगेगा, ये तो प्रेशर लगना ही है। और जितना नीचे जाएगा उसके ऊपर इस वाटर का भी प्रेशर लगेगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, तो अभी मैं बताया हूँ कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो इसके बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो जो ये एयर खींच रहा था रिस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, तो अब क्या होता है, जब जब ये एयर खींचता है अंदर की तरफ तो साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है और नाइट्रोजन भी जाता है। तो जब प्रेशर खूब बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन तो डिजॉल्व होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में घुलने लगता है, ठीक ना। तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होता है,
लेकिन ये जैसे यहाँ से निकल के ऊपर आता है, तो यहाँ पे आते ही जो नाइट्रोजन थे, अब ये जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन घुल गया है। अब जैसे ही हम सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, क्योंकि ये जो वाटर वाला प्रेशर था, अब ये यहाँ पे आते ही हट गया, प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर जैसे ही कम होता है तो जो नाइट्रोजन गैस घुली हुई है ब्लड में, अब वो बबल बन के निकलने लगती है। तो जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे बहुत तेजी से पेन होता है। किसके वजह से, तो इस नाइट्रोजन गैस की वजह से, जो कि बबल बन के अब निकल रहे थे। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है बेंट्स। क्या बोलते हैं, बेंट्स बोलते हैं। ये एक बीमारी का नाम है जिसको बेंट्स बोलते हैं, और उस बीमारी में यही होता है कि नाइट्रोजन गैस बबल बना के निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार इससे इंजरी भी हो जाती है, ठीक ना। तो अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, हम जो एयर भर रहे हैं उसमें हीलियम गैस को और ज़्यादा ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हीलियम गैस को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हीलियम गैस को ऐड करते हैं तो इस कंटेनर में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घट जाता है। जैसे मान लो इसमें हमने 1 लीटर भरा है, तो 1 लीटर अगर हम गैस भरना चाहते हैं तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है। जब तीनों गैसेस होंगी तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो जैसे ही हम सी में, जब हम समुद्र में जाएंगे बॉटम लेवल पे, तो नाइट्रोजन कम डिजॉल्व होगी, नाइट्रोजन कम डिजॉल्व होगी, इसका मतलब हम जब ऊपर आएंगे तो हमें पेन या कोई भी दिक्कत कम होगी। हीलियम को ही क्यों ऐड करते हैं, अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों हम हीलियम को ही ऐड कर देते हैं, क्यों किसी और गैस को नहीं यूज करते हैं। तो ऐसा इसलिए, ये बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि जो हीलियम है ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस के बारे में मालूम है ना, जो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ना ऑक्सीजन से और ना ही नाइट्रोजन से, एक बात तो ये। और दूसरी बात, हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, और अगर ये सॉल्युबल हो भी जाता है बॉडी में, मतलब घुल भी जाता है, तो इसका कोई बहुत ड्रॉबैक नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, ठीक ना। तो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से हम हीलियम को इसमें ऐड करते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और है, तो थोड़ा सा अगर आइडिया लग रहा हो कुछ तो रफली नोट कर लो सब लोग, और नहीं तो एक एप्लीकेशन और है उससे बता देते हैं, फिर फिनिश कर देते हैं। देख लो इसे थोड़ा सा, तो हटा देते हैं इसको। तो अब इसके पास एक और एप्लीकेशन है, तो वो क्या है, तो सब लोगों को मालूम होगा कि जब हम बॉटम पे, जब यहाँ पे सरफेस पे होते हैं, अर्थ सरफेस पे होते हैं, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो हम आराम से सांस खींचते हैं और ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ब्लड में, हमारा बॉडी अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ये बात सबको मालूम होगा। तो जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, मतलब कि किसी माउंटेन पे चले जाएं या किसी बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया पे चले जाएं, मतलब कि ये है प्लेन एरिया और ये है पर्वत वाला एरिया, ठीक ना, यहाँ पे हम पहुँच गए। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खूब अच्छी थी, तो हमने खूब अच्छे से सांस लिया, योगा वोगा किया, चंगा कट रहा है। लेकिन हम पहुँच गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो इतना तो एयर का प्रेशर कम हो गया, इतने एरिया में जो एयर होगा जो कि हमारे बॉडी पे लग रहा था, अब वो घट गया। अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा इस प्लेन वाले एरिया से कम होगा, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर घटा तो क्या चीज़ घटेगी, गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन पर्याप्त अमाउंट में न रहे, जितना हमें चाहिए उतना नहीं रहेगा, तो हमारे बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, मतलब हम अच्छे से सोच नहीं सकते हैं, थकान सा फील होगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया, एनऑक्सिया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक ना, कि जब हम बॉटम पे रहते हैं तो हमें एयर को लेकर या ऑक्सीजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कभी किसी ऊंची जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, एंड साथ साथ पार्शियल प्रेशर भी घट जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पाती है, तो वो सोचने समझने की कैपेसिटी हमारी और काम करने की जो कैपेसिटी है घट जाती है, थकान सा फील होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एनऑक्सिया, ठीक है।
तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए। अब एक चीज़ और है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है गैस की सॉल्युबिलिटी पर। तो इसको तो हमें नहीं लग रहा है कि ये बताना पड़ेगा। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ठीक ना। कैसे तुम्हें मालूम ही होगा, कभी गर्म पानी पिया हो कभी ठंडा पानी पिया हो तो दोनों के स्वाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक कोल्ड वाटर जो होता है उसमें गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, गैस ज़्यादा होते हैं तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। लेकिन उसी पानी को जब हम गर्म कर देते हैं तो जो भी गैसेस होते हैं वो वाटर तो वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाता है, जो गैस है वो तो और जल्दी भागेगा यहाँ से। तो मैक्सिमम गैसें यहाँ से क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है। तो इसका टेस्ट कुछ और होता है। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्लियर। एक चीज़ और है कि जो सॉल्युबिलिटी है या डिजोल्यूशन भी जिसको बोलते हैं, हमने शुरू में ही बताया होगा कि डिजोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जो डिजोल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी है ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो जब वो सॉल्युबल होता है, जब वो घुलना शुरू होता है, डिजॉल्व होना शुरू होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, हीट निकालता है, ठीक ना। तो ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब ये अपने पास से हीट निकाल करके आराम से घुल जाता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो हीट दे दिया उसको, हमने टेम्परेचर दे दिया, जो वो निकाल रहा था हम वही दे दे रहे हैं। तो क्या वो अच्छे से काम करेगा, क्या वो डिजॉल्व होगा, नहीं। तो एक रीज़न ये भी है कि डिजोल्यूशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा हमें टेम्परेचर कम रखना चाहिए। कोई भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, अगर हमें उस प्रोसेस को कराना है तो हमें हीट देना नहीं चाहिए, हमें हीट निकालना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी काम करे। और तुमने हीट दे दिया तो क्या होगा, वो निकाल रहा है हीट और तुम उसे दे रहे हो, तो क्या वो अच्छे से वर्क करेगा, नहीं। मतलब कि सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्लियर है। तो ये था हेनरी लॉ और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जैसे भी करके बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग का 2 से 3 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो जितना अभी तक कराया गया है सब लोग रिवाइज करते रहें और टॉपिक को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी खाली टाइम है, खूब अच्छे से यूज करिए, ठीक ना। बस आज इतना ही। थैंक यू।